अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए नावल शुरू करते हैं, लेकिन नावल शुरू करने से पहले एक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट कह लें या छोटी सी सॉरी माजरत। वो इसलिए कि कल लास्ट जो मैंने नावल अपलोड किया था, जो कि मैंने सैटरडे वाले दिन किया था, तो एक्चुअली क्या हुआ कि उस नावल में शायद आप लोगों को पीछे से किसी बर्ड के बोलने की बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही होगी। एक्चुअली क्या है कि हमारे गार्डन में कोई बर्ड आता है और वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से शोर डालता है। तो अगर नेक्स्ट भी किसी वीडियो में आपको उस बर्ड का शोर सुनाई दे, उसके बोलने की आवाज़ आए, तो उसके लिए मैं एडवांस में आप लोगों से माज़रत ख़्वाह हूँ। तो आइए नावल शुरू करते हैं। नावल का नाम है महरम और इसको लिखा है अनिला कंवल ने। आज है नावल की सेकंड एपिसोड। तो आइए शुरू करते हैं। सुबह की मीटिंग के लिए कुछ रिपोर्ट देखकर जैसे ही वो बेड पर आया तो एकदम के लिए वो डरी सहमी लड़की का वजूद काली आंखों के सामने आया और अनजाने में उसके बारे में सोचने लगा। ऐसी क्या वजह थी जो वो लड़की यूं डरी हुई थी। खुद से सवाल किया गया, लेकिन जवाब खाने से आना था। खैर मुझे क्या, इसका ज़ाती मसला है। सब झटक कर लाइट ऑफ करके सोने को लेट गया, लेकिन न जाने क्यों बार बार ज़हन इस लड़की की जानिब जा रहा था। कद और वजूद के हिसाब से वो लड़की 23 की होगी, और फिर गोद में बच्चा जो वाकई बहुत खूबसूरत था लेकिन कमज़ोर। क्या हुआ अहमद? अली जो सेल पर किसी लड़की से बात कर रहा था, अपने भाई को कमरे में गुस्से में देखकर बोला, होना क्या है? इस घर में हमारी तो जैसे कोई इज्जत ही नहीं है। बस वो एक ही शहजादा है जिसको अब हम अपने आने जाने के बारे में भी बताया करेंगे। अहमद ने भड़ास निकाली। ओह, तो तुम्हारा सामना उस डीएसपी से हुआ है? अहमद की बात पर अली ने अंदाजा लगाया। डीएसपी है तो क्या करें, सर पर बिठा लें हम। तुम जानते हो वो हमेशा हमसे हर चीज़ में आगे है, घर में, बिज़नेस में, हर चीज़ में। और यही बात मुझे मज़ीद बर्दाश्त नहीं होती, और फिर ऊपर से उसका बिला वजह हम पर नज़र रखना। अहमद ने जल भुन कर कहा, अच्छा हौसला रखो, उसको भी जल्द ही एक तरफ कर देंगे, बस बिज़नेस में आ जाए हम एक बार। अली आंख दबाकर बोला, जिस पर अहमद ने भी शैतानी हंसी हंस दी। अच्छा ये बताओ कि मिल आए तुम बंदे से? अली ने काम का पूछा। हाँ मिल आया हूँ, वो कह रहे हैं कि माल 1-2 हफ्ते तक आएगा। अहमद आहिस्ता आवाज में बताने लगा, ठीक है चलो फिर मैं ज़रा तुम्हारी नई भाभी से बात कर लूँ। अली खबासत से आंख मारकर अहमद से बोला, जिस पर अहमद भी हंस दिया, कर लो, ये भाभी भी जल्दी ही हमारे आंगन में होगी, फिर खूब ऐश करना। अहमद भी घटिया अंदाज में बोलता हाथ पर हाथ मारकर हंस दिया। कभी कभी हम किसी इंसान को समझने में बहुत देर कर देते हैं, ये जाने बगैर कि वो एक मासूम चेहरा सिर्फ मासूमियत का निकाब पहने हुए था। दुख और गम में नम आवाज में गोया हुई इंतहाई अजियत और कर्ब का अंदाजा उसके अल्फाज के चुनाव से लगाया जा सकता था। ऐसी बातें मत किया करो हफ्सा, राशिदा बेगम दुल कर बेटी को सीने से लगाकर बोली। और कैसी बातें करूं, आखिर क्या कसूर है हमारा? यही कि हम अमीर नहीं हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी कारें नहीं हैं, बड़ी बड़ी कोठियां नहीं हैं, तो इन सब में हमारा कसूर कहाँ है अम्मी? माँ के सीने से लगी वो मायूसी में डूबी बोली। आंसू कतार दर कतार गिरने लगे थे। राशिदा बेगम भी बेटी के गम में निढाल हुई। मायूसी कुफर है बेटा, अल्लाह है ना हमारे साथ, तो हमें और किसी की ज़रूरत है? राशिदा बेगम तसल्ली देती हुई बोली, अम्मी ये किताबी बातें हैं बस, ये दुनिया है, यहाँ हमेशा पैसा ही सब कुछ है। आंसू बेदर्दी से साफ करती दुपट्टा एक तरफ रख कर बोली, और फिर चारपाई पर सोया हुआ नन्हा वजूद देखा। अम्मी ये कुछ पैसे हैं, अब कल कुछ सामान ले आना। मुट्ठी में कुछ मुड़े हुए नोट लाकर अपनी माँ को देती बोली, अल्लाह बड़ा है मेरी बच्ची, वो वसीला बना देगा, रिस्क देना उसका काम है। राशिदा बेगम पुरयकीन बोली, अम्मी प्लीज सोना है मुझे, और फिर सुबह काफी काम भी करने हैं फैक्ट्री। झिलझिला कर बोलती बच्चे को एक तरफ आहिस्ता से करती लेट कर बोली, जिस पर राशिदा बेगम आप भर के रह गई। कसूर उसका भी नहीं था, हालात ने ही उसको बेबस और मायूस बना दिया था। उठ जाओ भैया, गुड़िया को 10वीं बार दोनों को उठाने आई थी, जो घोड़े गधे सब कुछ बेचकर मजे से सो रहे थे। तंग नहीं करो गुड़िया, सोने दो। मुहीब नींद में डूबा फिर से बिस्तर लेता गुड़िया से बोला, नहीं नहीं सोना, टाइम बहुत हो गया, आगा जान भी उठ गए हैं। गुड़िया फिर से बिस्तर दोनों पर से उतार कर बोली, क्या मुसीबत है गुड़िया, खुद जब सोती हो तो हम तंग करते हैं। मोहिब तब कर गुड़िया को घूर कर बोला, आपको बताती चलूं मैं आप दोनों की तरह बिल्कुल भी सुस्त और काहिल नहीं हूँ।
गुड़िया मोहिब की भूरी जीन्स और मोहिब की सफ़ेद टी शर्ट पहने कमर पर हाथ रख बोली, हाँ पता है, अब जाओ। अजीब, मोहिब बोलता फिर से सो चुका था। तो आप लोग ऐसे नहीं उठने वाले। गुड़िया एक नज़र दोनों पर डालकर बोली, बस यार प्लीज 10 मिनट। मोहिब मिन्नत करता बोला, जिस पर गुड़िया एक नज़र डालकर बाहर चली गई। गुड़िया के जाते ही मोहिब ने शुक्र करते फिर से बिस्तर लेकर सोने की जल्दी की। ठीक 5 मिनट बाद गुड़िया एक पानी भरे जग के साथ कमरे में दाखिल हुई और फिर एकदम वो जग दोनों पर डाल दिया। सैलाब आ गया, बचाओ बचाओ, कोई है? मोहिब भड़बड़ाकर उठता बंद आंखों से चीख कर बोला, कहीं नहीं आया सैलाब, ये एक ही तूफान बहुत है, तो सैलाब की क्या जरूरत? मोहिब चिढ़कर बेड से उतरकर बोला, हाँ तो मैं कब से उठा रही थी, जब नहीं उठोगे तो ऐसे ही होगा फिर। गुड़िया मजे से दोनों को देखकर आंखें घुमाकर बोली। मोहिब नींद से बाहर आ चुका था, तभी गीले बेड और कपड़ों को देखकर उठ खड़ा हुआ। ये क्या हरकत है गुड़िया? मोहिब गुस्से से गुड़िया को बोला। हरकत नहीं, बस एक छोटी सी धमकी जैसा ट्रेलर। अब अगर आइंदा ऐसा किया तो जग नहीं लाऊंगी, बल्कि पूरी बाल्टी लाऊंगी। अब जल्दी से आ जाएं आप लोग, मेरे आका जान से काम करवाते रहते हैं कामचोर। गुड़िया मुंह फुलाकर कहती वहां से जाने लगी। एक मिनट एक मिनट, ये शर्ट कैसे पहनी तुमने? मोही पूरी आंखें खोलकर गुड़िया को देखकर पहनी हुई शर्ट, सफेद शर्ट को देखकर बोला, जो उसने अभी एक हफ्ता पहले ही बहुत मुश्किल से ली थी और एक बार ही पहनी थी। हाथों से? गुड़िया मासूम बनकर बोली। आफत की पुड़िया, तुम्हें अल्लाह पूछे मेरी नई शर्ट। मोहिब रोने रोनी शक्ल बनाकर बोला, ये ड्रामा बहुत पुराना है, कोई नई शक्ल बनाया करो, कसम से बहुत मनहूस लगे। मोहिब हंसता हुआ बोलता वॉशरूम में भागकर घुस गया, जबकि गुड़िया भी फ्लाइंग किस के उछाल कर कमरे से बाहर जा चुकी थी और मोहिब बैठा अपनी नई शर्ट के गम को मना रहा था। तब नाश्ते की टेबल पर विराजमान थे। निक सिक तैयार पुलिस यूनिफॉर्म में, नीली आंखों में सख्ती, हाथों में ग्लासेस, केज और सेल लिए बगैर किसी पर नजर डाले कदम कदम चलता अपने कमरे से निकलता हुआ वो वहां से जा रहा था। आखिर बेटा नाश्ता कर लो, मरियम बेगम ने आवाज दी। सब लोग जो उसको यूं जाता देख रहे थे, मरियम बेगम के कहने पर दोनों को तंजिया देखने लगे। रहने दो बेगम, इसका इस घर से कोई रिश्ता हो तो ये हम सब के साथ बैठे ना, बस ये शहजादा तो रात गुजारने आता है। मुर्तजा साहब सख्ती से बोले। बाप की बात पर एकदम मुड़कर देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आया। आपको पता है मैं आपकी इन्हीं बातों की वजह से यहाँ आप सबके साथ नहीं बैठता। नीली आंखों में गुस्सा लिए वो सब पर एक नजर डालकर बोला। आकिब की बात पर सबको सांप सूंघ गया। छोड़े, नाश्ता करें आप, और तुम इधर बैठो। शाबाश। मरियम बेगम जल्दी से बोलती आकिब को बाजू से पकड़कर बिठा कर बोली, बेटा कभी हमारे साथ भी बैठ जाया करो, हम सब भी तुम्हारे अपने हैं, कोई बेगाने थोड़ी हैं जो तुम इस तरह दूर दूर रहते हो। मुश्तबा साहब आकिब को देखकर बोले। अहमद और अली ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ कहा। अपना मजाक अच्छा था। आकिब नीली आंखों में हंसी लाकर बोला और साथ ही मरियम बेगम के हाथ से चाय का कप लिया। आकिब की बात पर सबकी दबी दबी हंसी निकली। मुर्तजा साहब के साथ साथ मरियम भी नादम हो गई। यही सीख रहे हो तुम? कोई तमीज, कोई अदबो आदाब नहीं रहे तुम में। जाहिल, अनपढ़, तुमसे ज्यादा तमीज वाले हैं। मुर्तजा साहब गुस्से से बोले। बाप की बात पर हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप जिसमें से अभी घूंट लेने के लिए मुंह के करीब ले जा रहा था, उसे खींच कर जमीन पर दे मारा। तो किसने कहा मुझ बदतमीज और जाहिल से बात करें? मैंने खुद से बुलाया किसी को? नहीं ना। तो आप लोग क्यों फजूल में मेरी हर बात पर मसला बना लेते हैं? गुस्से से भरा हुआ नीली आंखों में हल्की सुर्खी लिए वो उठकर कुर्सी को लात मारता बोला, यही चीज है जिससे मैं तुम्हें बदतमीज कहता हूँ। मुर्तजा साहब गुस्से से देखकर बोले, माफ करें डैड, मैं इस घर में रात रहने आता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं वो भी ना आया करूं तो आज से नहीं आऊंगा। आप सबको मुबारक हो ये घर और घर वाले। मैं ऐसे ही अच्छा। गुस्से से अपना सैल उठाता तनफन करता हुआ वहां से निकल गया। मुर्तजा साहब ने गुस्से की नजर मरियम पर डाली और नाश्ता वहीं छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गए। यह है इनका लाडला अहमद, आहिस्ता से बोला, जिसे मरियम बेगम समेत सब ने सुन लिया था। सफेद शर्ट और साथ में ब्लैक जीन्स पहने, बाजू के कप फोल्ड किए, काले बाल माथे पर गिरे, पूरी तवज्जो से वो नाश्ता बना रहा था। गुड़िया को आता देखकर मुस्कुरा दिया। आ गया मेरा पार्टनर, गुड़िया के सर पर लब रखता मुस्कुरा के बोला और साथ ही अंडा फेंटने लगा। हाँ आगा जान, गुड़िया मुस्कुराकर गले में बाजू डाले पीछे से लटक कर प्यार से बोली, जिस पर उसने मुस्कुराकर गुड़िया के बाजू से पकड़कर सामने लाकर शेल्फ पर बिठा दिया। और वो निकम्मे कहाँ है?
एक नज़र बंद कमरे पर डालकर उसने पूछा, वो दोनों आ रहे हैं, बहुत मुश्किल से उठाया। गुड़िया पाँव हिलाकर बोली, थक गई होगी, ये लो जूस पियो और जल्दी से बड़ी हो जाओ। शाबाश। फ्रिज से जूस का गिलास निकाल कर देता बोला, जिसे गुड़िया ने मामूल के मुताबिक जल्दी से पकड़कर एक ही सांस में पी लिया। मैं बड़ी हूँ आगा जान, गुड़िया बोली। हाँ, काफी बड़ी है आगा जान, ये आपकी चमची। मुहीब बालों में हाथ मारता हुआ गुड़िया को खा जाने वाली नजरों से देख कर बोला, बस अब बातें कम और काम ज्यादा। मार्केट जाना है मुझे, तो जिसको जो कुछ मंगवाना हो वो लिस्ट बनाकर मुझे मैसेज कर दे। जल्दी जल्दी हाथ चलाता हुआ मुस्तफ़ा बोला, मुझे तो बहुत कुछ मंगवाना है। गुड़िया जल्दी से बोली, आप मेरे साथ जाओगी डॉल? गुड़िया की बात पर मुस्तफ़ा ने कहा, जिस पर मोहिब और मुहिब दोनों के मुंह लटक गए। आका जान, मुझे नई शर्ट ला दें, दो तीन। मुहिब ने कहा, अभी एक हफ्ता पहले तुमने शर्ट ली थी, पैसे वो भी पूरे 5 पैसे को दरख्त पर नहीं लगते। मोहिब ने कहा, बुरी बात, ऐसे लड़ाई नहीं किया करो सुबह सुबह। और तुम मुहिब अफंदी साहब, तुम्हें एक शर्ट मिल जाएगी। दोनों पर नजर डालकर मुस्तफ़ा ने कहा, एक ज्यादा नहीं आका जान? गुड़िया सोचती बोली, ए मेरी मुफ्त की दुश्मन, क्यों मेरे और मेरी चीजों के पीछे पड़ जाती हो? इसकी भी शर्ट अच्छी है, वो पहन लिया करो। मुहिब जलकर बोला, मुहिब गुड़िया से ऐसे बात नहीं करो, मुस्तफ़ा ने डांटा, जिस पर मुहिब जल कर रह गया। और फिर मुहिब ने जल्दी जल्दी नाश्ता लगाया। खाना हमेशा वो साथ ही खाते थे, यही इनका प्यार था। लड़ाई झगड़ा और फिर मिल बांट कर खाना, यही इनकी तरबियत मुस्तफ़ा अफंदी ने की थी। नाश्ता खामोशी से खाने के बाद मुहिब ने बर्तन समेटे। मेरे कमरे से आने तक तुम लोग ये सब साफ करो। मुस्तफ़ा बर्तनों को देखकर दोनों को ऑर्डर देता खुद कमरे की जानब तैयार होने चल दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो चला गया तो ये सब ऐसे ही बिखरा रह जाएगा। पीछे ही गुड़िया भी वो नींद छालती हुई अपने कमरे की जाने भागी। ये ही तो लाडली है भैया की, हम तो जैसे लेकर ले ले पालक हुए। मुहीब जलता हुआ बोला और साथ साथ बर्तन सिंक पर ला रहा था। अब जो होना था हो गया, अब क्या रोना? मुहीब बर्तनों को साबुन लगाता बोला, तुम तो रहने ही दो, फजूल हो कसम से। मुहीब चिढ़कर बोला, ज्यादा जबान की बजाय तुम हाथ चला लो तो उम्मीद है भैया भी कोई रहम खा ले। मुहीब सब बर्तनों को साबुन लगाकर अब हाथ धोता बोला, यानी अब बाकी का काम मुहीब का था, जिस जो करने के लिए इसे 20 मिनट तो लग ही जाने थे बस, जबकि इतनी देर में मुहिब ने तैयार हो जाना था। सुबह 7:30 बजे जल्दी जल्दी वही पुराना लॉन का सादा सा सूट पहने बच्चे को गोद में उठाए हुए जल्दी जल्दी कदम उठाती हुई बस स्टॉप पर आ खड़ी हुई। बस के इंतजार में आधा घंटा लग चुका था, जिसका साफ मतलब था कि आज फिर वो 5 मिनट लेट हो जाएगी और वहाँ की हेड वर्कर इसकी मजदूरी में से पैसे काट लेगी। फिर भी जल्दी जल्दी फैक्ट्री दाखिल होती अपने काम वाली जगह की जानिब चल पड़ी। अपनी सीट पर पहुंचकर बच्चे को एक तरफ बिठाकर जल्दी से नीचे कपड़ा बिछाकर इसे लेटा दिया और साथ ही उसके मुंह में फीडर डाल दिया ताकि वो रोए ना, और खुद मशीन स्टार्ट करने लगी। आप फिर तुम लेट हो मिस इफ्ता, ये कब तक चलेगा? अगर इस तरह ही करना है तो अपना कोई और काम तलाश करो बीबी। हेड वर्कर गुस्से से पास आकर बोली, मैम माफ कर दें, आज बस नहीं आई थी इसलिए। हिफ्जा जल्दी से मेहनत करती बोली, तो मैं क्या करूं? अपने मसले खुद हल करो मोहतरमा, अभी बड़े साहब आने वाले हैं, इनके आने तक सारा काम जल्दी से खत्म करो। एक नज़र पास पड़े कपड़ों पर डालकर हुक्म देती वहां से चली गई, जबकि हिफ्जा आंसू अंदर उतारती हुई जल्दी से कपड़े उठाकर सिलाई करने लगी, जो कि 6 सूट थे और वक्त बस 3 घंटे, और इस हर हाल में काम पूरा करना था, वरना फिर से बेइज्जती सहनी पड़ती। गुस्से से भरा हुआ वो पुलिस स्टेशन पहुंचा। गुस्सा तो खास हिस्सा था उसके वजूद का। जैसे इसे पुलिस ज्वाइन किए हुए 1 साल हो चुका था, और शायद ही किसी ने इसे मुस्कुराते हुए भी देखा हो। सब ने इसे शुरू दिन से ही सख्त और गुस्से वाला ही देखा था। यही वजह थी जो पुलिस पहले आने वाली आवाम को बातें सुनाकर भगा देती थी, अब इनकी बात पर तवज्जो देने लगी थी, नहीं तो शामत पक्की आ जाती थी सबकी। कार का दरवाजा गुस्से से खोलता बाहर निकला और फिर जोरदार आवाज से बंद किया। सर गुस्से में है काफी, हमने साथ वाले से बोला। ये गुस्से में कब नहीं होते? दूसरे ने भी देखकर जल्दी से कैब सेट करते कहा, आज खैर नहीं, आज न जाने किसकी शामत आएगी। कै, कैपर अमजद भी जल्दी से कीपर रखता बोला,
कैब सर पर रखता बोला, तेज तेज कदम उठाता हुआ स्टेशन में दाखिल हुआ। उसे आता देखकर सब जल्दी से तरतीब में खड़े हुए और सैल्यूट किया, जिसका इसने जवाब देना तक जरूरी ना समझा और एक कड़ी नजर डालकर वहां से जाने लगा। जब उसकी नजर एक सिपाही पर पड़ी, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? गुस्से से उसे देखता बोला, जिसने यूनिफॉर्म को ठीक नहीं किया था। जी सर। वो डरता हुआ जल्दी से वर्दी ठीक करने लगा। ये पुलिस स्टेशन है, कोई फैशन का अड्डा नहीं जो तुम लोग मुंह उठाकर आ जाते हो। 1 मिनट से पहले ये सब ठीक करो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। गुस्से से बोलता अपने ऑफिस चला गया। नीली आंख गुस्से से भरी हुई थी। सब ने इसके जाते ही रुके हुए सांस फिर से बहाल किए। और इमरान क्यों सर जी के हाथों से मरना चाहता है? आज शुक्र कर बच गया, वरना तेरी हालत भी कल वाले चोर जैसी होनी थी। अमजद उसे सख्त नजर से देखता बोला, जिस पर वो जल्दी से अपनी हालत ठीक करने लगा। अमजद ऑफिस में जाते ही कीज टेबल पर फेंक कर गुस्से से आवाज देने लगा। अमजद भागकर अंदर गया और सैल्यूट किया। मिस हया को तुमने रिपोर्ट दी थी? कड़ी नजर से देखता वो बोला, जी सर, कल ही मैंने दे दी थी, आज वो काम पर जाएंगी। अमजद जल्दी से बोला, और कुछ रिपोर्ट मिली है इसके इसके बारे में? फाइल उठाकर देखता फिर से बोला, नहीं सर, इसने जो बयान दिया था इसमें उसने ये कहा था कि उसे नहीं मालूम कि इस सब में इनका लीडर कौन है। वो बस माल को एक से लेकर दूसरे को देता था। अमजद ने बात बताई। चलो जाओ फिर। अमजद को हाथ के इशारे से जाने का बोलकर फिर से फाइल देखने लगा। मोहिब भैया। गुड़िया बैग उठाकर नीचे आती मोहिब को देखकर बोली, आ गई याद भैया की? मोहिब बाल सेट करता नाराज सा बोला, आप तो मेरे प्यारे से भाई हुए, प्यारे से भाई हो। गुड़िया आंखें घुमाकर प्यार से बोलती मोहिब के पास आई। हाँ चलाक लुमड़ी, बताओ क्या काम है? क्योंकि ये प्यार जब काम होता है तब याद आता है। मोहिब मसरूफ सा बोला, वो मुझसे बाल नहीं बन रहे तो आप बना दें। गुड़िया पोनी आगे करती मासूम शक्ल बनाकर बोली, बस इतनी सी बात, इधर आओ। गुड़िया का हाथ पकड़कर पास बिठाकर मोहिब बोला और फिर जल्दी जल्दी गुड़िया के कंधों तक आते भूरे बालों को पोनी में कैद करने लगा। लो, हो गया, चलो आप जाकर अपने निकम्मे भाई को देख लो। सो तो नहीं गया? बर्तन धोने थे ना के बनाने? मोहिब गुड़िया के माथे पर लब रखता बोला, ओके ब्रो। गुड़िया जल्दी जल्दी बाहर जाती बोली, जहां मोहिब आहिस्ता आहिस्ता बर्तन धो रहा था। बहुत कामचोर है आप भैया वैसे। गुड़िया मोहिब को यूं देखकर बोली, हाँ तो तुम लोग हो ना काम करने वाले, वही बहुत है। मुझे मुहिब आखिरी प्लेट को धोकर साफ करता बोला, अच्छा सीख जाएंगे, कोई बात नहीं, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे देर हो रही है। गुड़िया घड़ी देखकर बोली, हाँ जा रहा हूँ, एक तो यहाँ सबको अपनी पड़ी है। मुहिब नाक चढ़ाकर बोलता कमरे की जाने भगा। आज जानते हो ना कितना अहम लेक्चर है, और 2 मिनट में। मुहिब जल्दी जल्दी भागता बोला, तुम सबकी वजह से मैं भी लेट हो जाता हूँ। मुस्तफा हाथ पर बंदी घड़ी को देखकर बोला, बस आका जान, अरे बस आका जान आ रहे हैं मोहिब भैया। गुड़िया नीचे पास आकर सांस लेती बोली, जो कोई 5 बार उसे बुलाने जा चुकी थी, आ जाए मोहतरम मुहिब अफंदी साहब। मुहिब की भाग कर आता देख मुहिब बोला, सब काम मैं करता हूँ तो जाहिर है देर तो हो ही जाती है। फिर मुहिब गाड़ी का दरवाजा खोलता बोला, बस बस बैठो, अब पहले ही देर हो गई है। आज अगर मुझे भी तुम्हारी वजह से क्लास से निकाला ना, तो कसम से आज का लंच तुम बनाओगे। मोहिब गुस्से से बोला, ओ हेलो, तमीज से जरा, बड़ा हूं मैं, कुछ तो ख्याल करो। मुहिब जवाब देता बोला, तुम दोनों कभी इंसानों की तरह रहना नहीं, नहीं रहना। बस आज गुड़िया को मैं खुद कॉलेज से पिक कर लूंगा। तुम लोग को तुम लोग इंसान बनकर अच्छा सा लंच बना लेना। गाड़ी को मोहिब और मुहिब की यूनि के करीब रोककर मुस्तफ़ा फंदी बोला, ओके आगा जाने। मोहिब और मुहिब बैग से मुस्तफ़ा के गले लगते जल्दी से उतरकर भाग गए। वो एक मुस्कुराती नजर दोनों पर डालकर गाड़ी गुड़िया की कॉलेज की जाने ले जाने लगा। अगले 5 मिनट बाद वो गुड़िया के कॉलेज के सामने थे। बस मैं लेने आऊंगा अपनी डोल को, ठीक है? गाड़ी से उतरकर गुड़िया को अपने साथ लगाकर मुस्कुराकर बोलता माथा चूम गया, ओके आगा जान। गुड़िया मुस्कुराकर गाल पर लब रखती अंदर की जाने भागी। कुछ देर गुड़िया को जाते देखकर फिर से गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस की जानिब चल दिया। कार पार्क करता जल्दी से ऑफिस में दाखिल हुआ। सबने सलाम किया, जिस पर उसने सर हिलाकर जवाब दिया और एक हाथ पैंट की जेब में डालकर शानदार चाल चलता हुआ अपने ऑफिस में आया, जहां उसकी सेक्रेटरी मौजूद थी। सर, हमारे क्लाइंट आ गए हैं और वो आपके इंतजार में है। सेक्रेटरी ने कहा, ओके। ग्लासेस टेबल पर रखी और मुस्कुराहट जो भाई बहन के सामने उसके चेहरे का हिस्सा थी, इसकी जगह अब सख्ती ले चुकी थी, और मीटिंग की जानिब चल दिया। बड़े साहब आ रहे हैं, सब जल्दी से काम खत्म करो। हेड ने ऊंची आवाज में सबको कहा। हेड की आवाज पर हिफ्जा ने भी जल्दी से सारे कपड़े हैंगर में डालकर एक तरफ लटका दिए और चेहरा दुपट्टे के एक कोने में छुपा लिया। थोड़ी ही देर बाद
एक 50 साला आदमी अपने मैनेजर के साथ वहाँ दाखिल हुआ। उसे आता देखकर हेड वर्कर भी जल्दी से आगे होकर सलाम करने लगी। कैसा काम चल रहा है खालदा जी? वो आदमी बोला, बड़े साहब सब काम अच्छे हैं और बहुत जल्द आपको बहुत अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। खालदा मुस्कुरा कर बोली, चलो ये भी देख लेंगे, हमें ज़रा अपने ऑफिस का विज़िट तो कराओ। एक नज़र सब खवातीन पर डालकर वो बोला, क्यों नहीं शेख लियाकत बलोच, ये आपका जी सब कुछ, हम तो बस आपके गुलाम हैं जी। खालदा मुस्कुराकर तारीफ करती बोली, जिस पर वो मुस्कुरा दिया, जिससे उसके पान में रंगे हुए दांत साफ नजर आए। खालदा उसको हर लड़की के टेबल पर ले जा रही थी और वो अपनी गहरी नजर से सबको घूर घूर कर देख रहा था। बहुत अच्छा काम कर रही हो बच्ची। एक लड़की का नाम मायदा था। उसे कमर पर थपकी के अंदाज में हाथ फेर कर बोला, जो देखने वाले को एक दाद मालूम हो रही थी, जबकि वो असल में उसे गंदी नीयत से छू रहा था। ये लड़की पहले नहीं देखी नहीं है क्या? एक तरफ खामोश सर झुकाकर चेहरा छुपाकर खड़ी हिफ्जा को देखकर वो गहरी नजर से बोला, जी साहब, ये 1 माह पहले ही आई है। ये पर बहुत कामचोर है, कसम से रोज देर से आती है। खालदा न जाने क्या क्या बोल रही थी, जबकि वो शख्स हिफ्जा को सर से पांव घूर घूर कर देख रहा था। बच्चे की आवाज पर उसने बच्चे को देखा। ये बच्चा? शेख ने पूछा। जी उसका ही है, रोज साथ लाती है। खालदा ने सख्त नजर से देखकर कहा, इसे मेरे पास भेजना। एक नजर फिर से हिफ्जा पर डालकर वो बोलता आगे की जानिब बढ़ गया। गुड़िया भागती हुई इंशाल और अशनाल तक पहुंची। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? घुटनों पर हाथ रखे तेज तेज सांस लेती गुड़िया बोली, ठीक है, ये लो पानी पियो। इंशाल बैग से पानी की बोतल निकाल कर गुड़िया को देती बोली, चलो क्लास में टाइम काफ़ी हो रहा है। अशनाल बैग कंधे पर डालकर बोली, पीछे की गुड़िया और इंशाल भी पीछे गुड़िया और इंशाल भी चल दी। ऑफिसर हया पुराने कपड़े पहनकर रोड पर बैठी हुई थी। कल के बताए हुए प्लान के मुताबिक वो अपना काम शुरू कर चुकी थी। सिर्फ चेहरा, जहां पर हल्का हल्का मिट्टी से दाग लगाए गए थे, हाथ में भीख वाला कटोरा आ पकड़े, वो कहीं से भी एक पुलिस वाली नहीं लग रही थी। क्या बकवास है, इस सड़ियल डीएसपी साहब को ऐसी ही फजूल प्लान मिलना था। दुपट्टे से हवा लेती तप कर इधर उधर देख कर बोली, जब एक दो आदमी इसकी जानिब आए और कुछ सिक्के रखकर चले गए। अल्लाह अल्लाह, क्या दिन आ गए हैं, अब मैं इन लोगों से 2-2 रुपए की भीख लूंगी। हयात तब कर आहिस्ता से बोली, और क्या, अब आपके लिए एक ब्लैंक चेक लाया जाए? मिस फिकीरनी संजीदा सा आंखों पर ग्लासेस लगाकर हाथ बांध कर खड़ा हनूज हया को देखता वो बोला। शायद वो हया की बात सुन चुका था। हया ने गड़बड़ाकर उसे देखा। अब इतनी तो महंगाई है साहब, 2-2 रुपए से क्या होगा? हया भिखारी बनती जल्दी से लहजा बदल कर बोली। हया की बात पर उसने हया को सर से पांव तक गौर से देखा। लगता है नहीं हो इस फील्ड में। आंखों से ग्लासेस उतार कर उसने कहा। इसकी बात पर हया का मुंह खुला। तुम्हें इससे क्या, नहीं हो या पुरानी? जाओ जाकर अपना काम करो तुम। हया अपना कटोरा उठाकर वहां से साइड पर जाती गुस्से से बोली, खैर मेरे पास एक ऑफर है मिस फकीरनी। हया को जाता देखकर वो आहिस्ता से सामने आकर बोला। हया ने घूर कर उसे देखा। देखने पर काफी अच्छे और शरीफ लेकिन हाई क्लास का लगता था। क्या ऑफर? हया कमर पर हाथ रखकर मशकूक अंदाज में देखकर बोली, मेरे पास एक जॉब है, अगर तुम करना चाहो। मेरी घर काम वाली मासी ने काम छोड़ दिया है, तो तुम वो कर लिया करो। इसका मैं तुम्हें दुगना दिया करूंगा जितना तुम इस मामूली नई नवेली भीख से लेती हो। संजीदा सा वो हया को अपनी ऑफर बताने लगा, जिस पर हया गुस्से से लाल पीली हो गई और दिल किया कि सामने पड़ा पत्थर उसके सर पे दे मारे। साहब तुम जाकर अपना काम करो, नहीं तो ये पकड़ो प्याला और मेरे साथ भीख मांगो। हया गुस्से से कटोरा उसके हाथ में पकड़ाकर खुद आके चल दी। कटोरा हाथ में पकड़कर उसने हैरत से उस लड़की को देखा, जो कहीं से भी कम से कम मांगने वाली तो नहीं लग रही थी। रुको मिस फकीरनी, मांगती भी वही हो ना तुम? इससे ज्यादा तनख्वाह तो मैं दूंगा, अब नखरे किस बात के? कटोरा हया के हाथ में पकड़ाकर वो फिर से बोला, देखो साहब, यहाँ से 1 मिनट से पहले दफा हो जाओ, नहीं तो सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। हया गुस्से से लाल पीली बोलती हुई वहां से दूसरी जाने चलेगी। हद है, क्या जमाना आ गया है। फकीरनी भी अब नखरे दिखाने लगी। आंखों पर फिर से ग्लासेस लगाता वो बुड़बुड़ा कर एक नजर दूर जाती हया को देखकर कहता अपनी कार की जानिब चल दिया। वो जहां वो यहाँ पास वाले मार्ट से कुछ चीजें लेने आया था। नजर अचानक एक नौजवान लड़की पर पड़ी, जो एक मांगने वाली थी। न जाने क्यों ऐसी अच्छी और खुशशक्ल लड़की को मांगते देखकर उसे अफसोस हुआ और वो इसको ऑफर देने चल पड़ा। लेकिन हया से बातें करके उसे महसूस हुआ कि वो कोई नई मांगने लगी थी। खैर सर झटक कर वो मार्ट की जानिब चल दिया।
मोहिब अफंदी उस्ताद ने मोहिब और मुहीब की जानब देखकर नाम लिया, जिस पर दोनों ने एक दूसरे को देखा। मोहिब, यार तूने ये लेक्चर तैयार किया था ना, अब जाकर जवाब भी दो। मोहिब आहिस्ता से सर नीचे करके बोला, मोहिब अफंदी प्लीज यहाँ आए। उस्ताद ने फिर से नाम लिया, जिस पर सारी क्लास ने दोनों को देखा। घर में चाहे वो कैसे हो, पर बाहर और ख़ास तौर पर यूं ही वो एक तरह का गेटअप करके जाते थे कि काफ़ी देर साथ रहने वाले बच्चे तक इनको नहीं पहचान पाते थे। मोहिब ने मज़े से मोहिब की बात पर दांत निकाल कर दिखा दिए। मोहिब, आपसे मुखातिब हूँ बच्चे। उस्ताद चलता हुआ मोहिब के पास आकर बोला, जिस पर मोहिब ने मुस्कुराहट उछाली, सर मैं मोहिब हूँ। मोहिब वो है। मोहिब मुंह बनाकर बोला, जब कुछ आता ना हो तो फिर ऐसे ही बहाने बनते हैं, और मैं उस्ताद हूँ तुम्हारा बेटा। मोहिब तुम ही हो, चलो ये सवाल करो। उस्ताद साहब मोहिब को देखकर सख्ती से बोले, वाह वाह सर, आपकी नज़र तो कमाल है। वैसे दूसरे टीचर हमारा फ़र्क नहीं कर पाते, पर आप तो सर कमाल है। मोहिब उस्ताद की तारीफ में बोला, जिस पर मोहिब आंखें दिखाता वो उठकर सवाल करने चल दिया। और बाकी की क्लास वाले अभी भी परेशान थे कि असल में मोहिब है कौन से वाला। क्लास लेने के बाद वो सब अब अपनी मखसूस जगह ग्राउंड में बैठे थे। गुड़िया अपना सेल देना, इंशाल ने गुड़िया से कहा, जिस पर गुड़िया ने सेल दे दिया। इंशाल ने एक नया नंबर देखा। ये किसका नंबर है गुड़िया? इंशाल ने पूछा। गुड़िया को तो भूल चुका था कि किसी ने कॉल करके इसे तंग किया था। पता नहीं, रात को अचानक कॉल आई थी। मैंने धमकी देकर कॉल काट दी, गुड़िया मज़े से बोली। गुड़िया की बात पर दोनों ने हैरत से उसे देखा। कहीं वो पुलिस वाला तो नहीं था? इंशाल ने परेशानी से पूछा। नहीं यार, वैसे ही था कोई फजूल। गुड़िया ने बबल चबाकर कहा। वैसे क्या धमकी दी तुमने? अशनाल ने तजस्सुस से पूछा। मैंने कहा कि अगर फिर से कॉल आई तो मैं पुलिस में जाकर कंप्लेन करूंगी, गुड़िया ने याद करते हुए बताया। फिर अशनाल ने पूछा, फिर क्या? पुलिस के नाम से ही डर गया बेचारा, कहता था बहुत डर लगता है पुलिस से, प्लीज पुलिस में मत जाना। गुड़िया नकल उतार कर बोलती हंस दी। गुड़िया की बात पर वो दोनों भी हंस पड़ी। ऐसे लोगों को ऐसे ही हैंडल करते हैं, अशनाल ने कहा, जिस पर वो दोनों सर हिला गई। बड़े साहब के जाने के बाद हिफ्जा ने जल्दी से बाकी का काम भी खत्म करने की तुम्हें साहब ने ऑफिस में बुलाया है? खालदा हिफ्जा के पास जाकर बोली। खालदा की बात पर हिफ्जा परेशान है। क्यों मैम, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? हिफ्जा ने पूछा। मुझसे क्या पूछ रही हो, ये तो साहब को मालूम होगा, इन्होंने बुलाया है तो जाओ। हेड वर्कर सख्ती से बोली। दूसरी जानब चली गई, बोलती हुई दूसरी जानब चली गई। हिफ्जा परेशान सी बच्चे को देखने लगी और पास वाली लड़की को इसका ख्याल रखने का बोलकर खुद अच्छे से दुपट्टा खुद पर सेट करके ऑफिस की जानिब चल दी। दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ आ जाओ। अंदर से बॉस की आवाज़ आई। हिफ्जा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अंदर गई। अंदर कुर्सी पर बैठा वो पान खा रहा था। हिफ्जा को एक पल के लिए कराहत महसूस हुई। बैठे वो मुंह से पान टोकरी में फेंक कर मुंह साफ करके बोला, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, शुक्रिया। हिफ्जा आहिस्ता से बोली, मैंने काम देखा तुम्हारा, बहुत अच्छा काम करती हो तुम। लियाकत बलोच ने हिफ्जा को देखकर कहा। शुक्रिया सर, हिफ्जा ने जवाब दिया। तुम इतनी मेहनत करती हो तो इसके बदले में खालदा जो तुम्हें देती है वो काफ़ी कम होता होगा, है ना? हिफ्जा के कपड़ों को देखकर वो बोला, जी लेकिन अल्लाह का करम है, 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाती है। हिफ्जा पर एतमाद पूरे एतमाद बोली, अच्छा है अच्छा है। वो बच्चा तुम्हारा है? साहब ने पूछा। जी, हिफ्जा ने कहा, प्यारा है, ये लो मेरी तरफ से इसे कुछ लेकर खिला देना। कुछ हजार हजार के नोट हिफ्जा की जानिब करके वो बोला, नहीं सर, मेरी मेहनत ही मेरे लिए काफ़ी है। हिफ्जा ने सहूलत से मना किया। अरे कोई बात नहीं, रख लो, इस बच्चे के लिए दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, रख लो। ज़बरदस्ती पैसे हिफ्जा के सामने रख कर वो बोला, जिसको ना चाहते हुए भी हिफ्जा को लेना पड़ा। शुक्रिया, अल्लाह आपको और तरक्की दे। हिफ्जा ने आहिस्ता से कहा, आमीन आमीन। कुछ चाहिए हो तो खालदा से बिला झिझक कह देना, नहीं तो ये मेरी कार्ड है, जब कोई ज़रूरत हो मुझे बोल देना। अपना कार्ड हिफ्जा की जानिब करता वो बोला, जिसको हिफ्जा ने हाथ में ले लिया। जी सर, हिफ्जा ने कहा। चलो जाओ अब। एक गहरी नज़र हिफ्जा के वजूद पर डालकर वो बोला। हिफ्जा सलाम करती खामोशी से बाहर आ गई, लेकिन दिल ही दिल में अपने बॉस से खुश भी थी कि वो एक अच्छा इंसान है जो बिना किसी लालच की यूँ मदद करता है। और ढेर दुआएं भी दी थी जो इसके दिल से निकल रही थी। काली आंखों पर ग्लासेस लगाए वो गाड़ी से टेक लगाकर गुड़िया का इंतजार कर रहा था। जब एक तरह से गुड़िया आती नजर आई, लेकिन साथ ही 2 और लड़कियां भी थीं जो बिल्कुल एक जैसी थी, बस कपड़े एक दूसरे से अलग थे। आगा जान, गुड़िया भागकर मुस्तफ़ा से लिपट कर बोली, मेरी डोल। गुड़िया को अपने साथ लगाकर मोहब्बत से बोला, आगा जान, ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड, यह है इंशाल और यह है अशनाल। गुड़िया दोनों की जानब इशारा करती बोली, जो यकटक मुस्तफ़ा को देखने में मगन थी। और ये है आगा जान, गुड़िया मुस्कुरा कर बोली, जिस पर दोनों ने जल्दी से खुले मुंह बंद किए और मुस्कुरा दी। आपकी फ्रेंड बहुत अच्छी है, मुस्तफ़ा मुस्कुरा कर बोला। हाँ ये तो है, गुड़िया हंसकर बोली। हमने भी बहुत तारीफ सुनी थी आपकी गुड़िया से, आपको देखकर और मिलकर बहुत खुशी हुई। इशनाल मुस्कुरा कर बोली, थैंक अलॉट।
थैंक्स अ लॉट। मुस्तफ़ा हल्का सा मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है गुड़िया, ड्राइवर बाबा आगे, हम चलती हैं, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मुस्कुराकर गुड़िया के गले लगती बोलती हुई वहां से चली गई। गुड़िया और मुस्तफ़ा दोनों कार में बैठ गई। गुड़िया और मुस्तफ़ा एक बहुत बड़े मार्ट में थे जब गुड़िया नज़र बचाकर एक तरफ निकल गई, क्योंकि कुछ ही दिन बाद इसे इसके आगा जी की बर्थडे थी और वो कुछ खास लेना चाहती थी। चलते हुए एक मर्दाना परफ्यूम वाली साइड पर आ गई जहाँ महंगे और कीमती परफ्यूम थे। काफ़ी देर के बाद एक परफ्यूम पर नज़र पड़ी जो देखने में ही बहुत खास था। इससे पहले कि गुड़िया का हाथ इस तक जाता, किसी मजबूत मर्दाना हाथ ने उठा लिया। गुड़िया गुस्से से सुर्ख होती पलटी, लेकिन इसका चेहरा दूसरी जानिब होने की वजह से वो देख न पाई। अच्छी खासी हाइट में वो अपना चेहरा दूसरी जानिब किए परफ्यूम देख रहा था। ओ मिस्टर, गुड़िया है गुस्से से बोली। आज अचानक जाते हुए इसकी नज़र मार्ट पर पड़ी तो इसे याद आया कि इसके सबसे खास दोस्त की बर्थडे है कुछ दिन बाद, इसलिए कुछ लेने के लिए वो वहां आ गया। आखिर काफ़ी देर बाद एक अच्छा और महंगा परफ्यूम नज़र आया जिसे इसने बिला झिझक उठा लिया। लेकिन अचानक किसी लड़की की आवाज़ सुनी जो शायद उससे ही मुखातिब थी। उस पर नीली आंखों में बेजारियत लिए पलटा, लेकिन सामने खड़ी लड़की को देखकर माथे पर मजीद बल पड़ गए। तुम? गुड़िया उसे देखकर गुस्से से बोली, फजूल टाइम नहीं है मेरे पास। कौन हो मोहतरमा तुम? तमीज लिहाज को एक तरफ रख कर वो सख्ती से बोला, ये मैंने पसंद किया है मिस्टर। इसके हाथ से परफ्यूम छीनकर गुड़िया बोली, क्या बदतमीजी है ये? पहले मैंने उठाया था तो मेरा हुआ, तुम जाकर कोई दूसरा देखो। आके मुर्तजा गुस्से से बोला और गुड़िया के हाथ से वापस लिया। मैंने उठाना था लेकिन मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था, लेकिन पसंद मैंने किया था ये। गुड़िया बोली। गुड़िया की बात पर आकिब तंजिया मुस्कुरा दिया, तो मोहतरमा पहले जाकर अपनी हाइट बढ़ाओ फिर आकर ये ले लेना। आकिब गुड़िया को कहता जाने लगा, एक नंबर के बदतमीज इंसान हो तुम। गुड़िया तप कर बोली, जिस पर नीली आंखों में गुस्सा लिए वो वापस पलटा, बदतमीजी तुमने देखी नहीं मिस, इसलिए बेहतर है अपने काम से काम रखो। गुड़िया की भूरी आंखों में झांक कर सख्ती से बोला, किसी की चीज पर फजूल में हक जता रहे हैं आप, यही सीखा है? गुड़िया मजीद तप कर बोली, जिस पर आकिब ने एक पल गुड़िया को सर से पांव तक देखा। कैसी लड़की ही है जो इसके गुस्से से भी नहीं डर रही थी? फजूल लड़की। सर झटक कर बोलता मुड़ गया, लेकिन अगले ही पल परफ्यूम हाथ से फिसल कर जमीन बोस हो चुका था। एकदम वहां खामोशी छा गई। नीली आंखों में गुस्से से शोले फूटने लगे। किरची किरची नीचे फर्श पर पड़ा परफ्यूम अपनी बेकदरी पर मातम कर रहा था। एक दिल को छू जाने वाली खुशबू को सबको अपने हिसार में लिया। गुड़िया ने आंखें बंद करके जी कर एक लंबी सांस ली और फिर सामने वाले को देखा जो गुस्से की इंतहा पर पहुंचा परफ्यूम को देख रहा था। गुड़िया हंस हंस कर लोटपोट होने लगी। एक छोटी सी लड़की को इस तरह नजारों के तार हंसता देखकर पहले तो गुस्से से मुट्ठियां बंद की, फिर उसे देखा जो सफेद रंग में हंस हंस कर अब सुर्ख हो चुकी थी। भूरी आंखें चमक रही थी। इसे घूर कर देखने पर गुड़िया ने हंसी को ब्रेक लगाई। तुम ही रखो अब ये। गुड़िया हाथ झाड़कर आगे कदम बढ़ा गई। जब इस पे हाथ बढ़ाकर गुड़िया को बाजू से दबोचा और वापस खींचा। गुड़िया आकिब के सीने से टकराती टकराती बची। क्या बदतमीजी है ये? गुड़िया संभल कर गुस्से से बोली, जिस पर नीली आंखों में सख्ती है, जिसका अंदाजा इसकी गिरफ्त से लगाया जा सकता था। इसके पेमेंट तुम करोगी, समझी? जिद थे इसको डर से पांव तक देखकर बोला, एक मिनट एक मिनट, ये गिराया किसने है? गुड़िया अपना बाजू छुड़ाकर गुस्से से नीली आंखों में देखकर बोली, सो व्हाट, आई डोंट केयर। जेबों में हाथ डालकर वो बोला। ये सुनकर गुड़िया के तन बदन में आग लग गई। तुम एक नंबर के बदतमीज इंसान हो और कुछ नहीं, लेकिन साथ ही साथ इंतहाई कंजूस भी हो। न जाने तुम्हारी बीवी कैसे गुजारा करती होगी। गुड़िया तंज करती बोली। बीवी की बात पर नीली आंखों में हैरत आई। तुम्हें बताता चलो, मेरी कोई बीवी नहीं है, समझी? गुड़िया को जवाब देता मजे से हाथ का इशारा करता सेल बॉय को बुलाने लगा। वहाँ वैसे तुमसे शादी भी कौन पागल करने लगी? तुम जैसे बंदे के साथ कोई अंधी ही होगी जो गुजारा कर ले। गुड़िया सेल बॉय को आता देखकर बोली। गुड़िया की बात पर उसने गुस्से से उसे देखा जो हर बात पर उसका मजाक बना रही थी। गुजारा तो अच्छे अच्छे कर जाएंगे, लेकिन मोहतरमा अभी कोई लड़की मेरे लेवल की नहीं है। गुड़िया को करारा जवाब देता वो मायने अल्फाज में बोलता कदम बढ़ा गया, जिसमें गुड़िया गुस्से से मुंह चिढ़ाकर उसे जाता देखती रह गई। इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। नहीं, मेरा नाम भी आयला फंदी नहीं। गुड़िया पाँव मारती बोली और फिर बाकी की चीजें छोड़कर वापस आगा जान की जानिब चल दी, जिनकी अब कॉल आ रही थी। कहाँ थी गुड़िया? इतनी बार बोला है अकेले मत जाया करो। गुड़िया का मुंह बनाए आता देखकर मुस्तफ़ा परेशानी से बोला, सॉरी। गुड़िया आहिस्ता से बोली। गुड़िया की बात पर मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया और बढ़कर गुड़िया को अपने साथ लगाया। सॉरी नहीं बोलते, बस अपनी गलती से सीखते हैं कि आइंदा ऐसा कुछ ना हो, वरना मेरी डॉल तो बहुत समझदार है भाई। मुस्तफ़ा मुस्कुरा कर गुड़िया को समझाता बोला, वो तो मैं हूँ। गुड़िया कुछ देर पहले वाली
वाली बात को भूल चुकी थी, तभी मुस्कुरा कर बोली, और वैसे भी यूं देखकर इसके आका जान फजूल में परेशान हो जाते थे। मोहिब और मुहिब के लिए शर्ट ले लो अपनी पसंद की। मुस्तफ़ा अब दूसरी तरफ जाता बोला, ओके। गुड़िया शर्ट शर्ट से देखती बोली, सारा दिन काम करने के बाद अब काम से छुट्टी होने पर फिर से बस स्टैंड पर खड़ी थी, जो कि इसका रोज का काम बन चुका था। लेकिन आज पहले की निस्बत वो काफी खुश खुश थी, और वजह थी सुबह वाले बॉस के दिए के पैसे, जिनसे वो अपनी जरूरियात पूरी कर सकती थी। अभी ये सोच ही रही थी जब पास ही एक कार रुकी, जिसमें से इससे बॉस यानी लियाकत बलोच था। यहाँ बस के लिए खड़ी हो? सर निकाल कर उसने हिफ्जा से पूछा। जी सर, बस आने ही वाली है। हिफ्जा बोली, अरे छोड़ो, तुम आ जाओ, बैठो। कार का दरवाजा खोलकर वो बोला, नहीं सर, आप क्यों जहमत कर रहे हैं, चली जाऊंगी। हिफ्जा ने मना करना चाहा, लेकिन उस आदमी के बार बार कहने पर हिफ्जा को बैठना ही पड़ा। बैठते ही इसने कार चला ली। रोज बस से आती हो? लियाकत ने पूछा। जी सर। हिफ्जा गोद में बैठे मनान को देखकर बोली, चले, आज से मैं एक ड्राइवर तुम्हारे लिए रख दूंगा। आखिर को एक बच्चे के साथ तुम कैसे जाती हो? एक नजर हिफ्जा को देखकर वो बोला, नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं। हिफ्जा जल्दी से बोली, अरे कोई बात नहीं, ये तो मैं नेकी समझ कर रहा हूँ। हिफ्जा की नाम पर इसने फरिश्ता रूप लेकर कहा, अल्लाह आपको इसका अजर दे सर। हमदा मशकूर होती हिफ्जा मशकूर होती बोली। तब तक हिफ्जा का मोहल्ला भी आ चुका था, जो काफी तंग था। तभी हिफ्जा वहीं उतर गई। शुक्रिया। हिफ्जा उतर कर बोली और घर की जानिब चल दी। इस पर वो सर हिलाकर हिफ्जा को जाता गहरी नजर से देखता रहा। चिड़िया आ रही है। फिर जल्द ही चुंगल में पीले गंदे दांत निकाल कर मकरू बन कर हंस कर फिर से कार स्टार्ट करता बोलता वहां से चला गया। क्या कर रहे हो? मोहिब हाथ में 2 जूस के गिलास लेकर आता बोला, आगा जान को लिस्ट भेज रहा हूँ जिन चीज़ों की। मोहिब मसरूफ सा बोला, और फिर मोहिब के हाथ से जूस लिया। वो यूनी के कॉरिडोर में बैठे थे, तभी हर आने जाने वाला इनको हैरत से एक शक्ल के 2 नमूने देखते जा रहे थे। वैसे एक बात बताओ? मोहिब आसपास देखता मजे से बालों में हाथ मारकर बोला। सामने एक लड़कियों का ग्रुप बैठा था, जो मुसलसल मोहिब और मुहिब को देख रहा था। क्या? मुझे मुहिब बोला। आगा जान और गुड़िया शॉपिंग कर चुके हैं। कुछ देर पहले गुड़िया का मैसेज आया था कि वो घर जा रहे हैं। मोहिब मुस्कुराकर मोहिब से बोला। इस पर मोहिब ने हैरत और फिर गुस्से से मोहिब को देखा। देख, मगर थोड़ा प्यार से, सामने लड़कियां हैं। मोहिब मुस्कुराकर बोला, जिस पर मोहिब ने एक मुक्का मोहिब के मुंह पर मारा। मोहिब तड़प उठा, लेकिन सामने लड़कियां थी। तभी अपना दर्द वहीं दबाकर चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट ले आया। कमीने, जब तुझे पता था कि वो चले गए हैं तो भौंक नहीं सकता था? लेकिन ऐसे ही फजूल में कब से सोच सोच कर लिस्ट बना रहा हूँ। हाथ में पकड़ा कागज फाड़कर मुहीब उससे तो बोला, वो इसलिए मेरी जान कि मैंने सोचा कि तुम अच्छे से अपनी चीजें लिख लो, ऐसे ही कोई दिली अरमान न रह जाए। मुहिब मजे से जूस पीता बोला, बकवास इंसान, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? मुहिब गुस्से से मुहिब के पीछे भागकर बोला, जो मुहिब के इरादे से पहले ही आगाह हो चुका था। तभी अपनी जान और इज्जत बचाकर भाग निकला। सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन हया को कोई सिरा हाथ ना आया था। हाय मम्मा जी, ये क्या फंस गई मैं। हया रो देने वाली हो गई थी। भूख से बुरा हाल और ऊपर से ये भीख वाला ड्रामा। तभी एक तरफ से पैंट शर्ट में नीली आंखों पर ग्लासेस लगाए डीएसपी आकिब मुर्तजा भी आता नजर आया, जिसे देखकर हया तब कर रह गई। हया जी पास आकर जेब से कुछ सिक्के निकाल कर इसके कटोरे में डाले। कुछ मिला? आकिब आम लहजे में बोला, नहीं, लेकिन अगर मजीद 1-2 दिन मैं यूं रही तो पागल जरूर हो जाऊंगी। हया आहिस्ता से बोली, काम पर ध्यान दो मिस हया, ये केस कितना अहम है ये तुम जानती हो। बेहतर है अपने कान और आंखें दोनों खुली रखो। नजर रखो सब पर। यहाँ इन्हीं भिखारी में से कोई है इस सब में मुलव्वस, और ये पता लगाना तुम्हारा फर्ज है। हया के करीब से उठकर खड़ा होता इधर उधर के भिखारियों को गौर से देखकर बोला, जी सर। हया दांत पीस कर बोली। आके मुर्तजा फिर एक और भिखारी को भी भीख देता वहां से चला गया। हिफ्जा खुशी की वजह से तेज तेज चलती हुई घर दाखिल हुई। राशिदा बेगम ने हिफ्जा को देखा, जो बाहर का लकड़ी का बना हुआ दरवाजा बंद कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, हिफ्जा बनान को चारपाई पर लिटाकर बोली, और फिर चेहरे से दुपट्टा साइड पर किया। वह सलाम। राशिदा बेगम मुस्कुराकर पानी का गिलास लाती बोली, और गिलास हिफ्जा को पकड़ाकर खुद मनान को उठाने लगी, जो नानों को देखकर बाजू खड़े कर रहा था। मेरा प्यारा बेटा, मम्मा ने आपको कुछ कहा तो नहीं? राशिदा बेगम नवासे को चूम कर बोली, और मनान न जाने आगे से क्या क्या बोल रहा था। हिफ्जा ने सांस लेने के बाद अपना पर्स उठाया और इसमें से सुबह के दिए हुए पैसे निकाले। ये कुछ पैसे हैं अम्मी,
अम्मी जो जो चाहे ले लें कल। हिफ्जा पैसे पकड़ा कर बोली। राशिदा बेगम ने हैरत से देखा, ये कहाँ से आए? अभी कल तो तुम्हें तनख्वाह मिली थी ना? राशिदा बेगम बोली, हाँ अम्मी, ये पैसे मेरे फैक्ट्री के मालिक ने दिए हैं, बहुत अच्छा आदमी है। हिफ्जा पूरी बात बताती बोली, तुम ये वापस कर देना, हमें नहीं लेने। न जाने इसके दिल में क्या हो। राशिदा बेगम बोली, अरे अम्मी, मैं कौन सा बच्ची हूँ जो लोगों के चेहरे ना देख सकूं? अब हर बार धोखा नहीं खा सकती, बहुत खाए हैं धोखे, अब मजीद नहीं। अगर मुझे लगा कि इसकी नीयत है या दिल में खोट है तो मैं ये पैसे इसके मुंह पर मार दूंगी। हिफ्जा चेहरे पर सख्ती लाती बोली, अच्छा खाना तो नहीं खाया होगा तुमने? मैंने दाल चावल बनाए हैं तुम्हारी पसंद के, तुम मुंह हाथ धो लो, तब तक मैं खाना लाती हूँ। राशिदा बेगम पैसे अपने दुपट्टे के पल्लू से बांधकर बोली, हाँ अम्मी, बहुत भूख लगी है। हिफ्जा जूता और चादर उठाकर कमरे की जानिब जाती बोली। पीछे राशिदा बेगम मनान को उठाकर किचन की जानिब चल दी। गुड़िया और आगा जान दोनों मिलकर आज लंच बना रहे थे, जिसमें गुड़िया बस अपनी बातों से आगा जान को एंटरटेन कर रही थी और बाकी का सब काम उसके आगा जान बना रहे थे। आपको पता है आगा जान, मोहिब भैया अपने सारे काम मोहिब भैया से करवाते हैं। गुड़िया ने शिकायत लगाई, ये तो बहुत गलत बात है, आज आ लेने दो इसको, फिर बताते हैं। आगा जान गुड़िया की बात पर बोले, हाँ ना, थोड़े से तो काम करते हैं और बातें ऐसे जैसे सारा घर इन्होंने ही उठाया हुआ हो। गुड़िया मजीद बोली और साथ ही फ्रिज से सेब निकाल कर खाने लगी, क्योंकि सुबह वाली डांट का बदला भी तो लेना था। बस आज ये लड़का आए तो सही, इस हफ्ते के सारे कपड़े यही धोएगा। मुस्तफा मसरूफ सा बोला। आगा जान की बात पर खड़ा गुड़िया खुश हो गई। सजा मिलनी चाहिए भाई, हम सब काम करते हैं तो इनके हिस्से का जो काम है बस वही तो करना होता है, वो भी कर नहीं सकते ये? गुड़िया शब से उतर कर पास पड़ा टॉवल जो वो कमरे से अपने आगा जान का पसीना साफ करने को लाई थी, इसे उठाकर लाई और मुस्तफ़ा के चेहरे पर से पसीना साफ करने लगी। इस हरकत पर मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया। ये चेक करो कैसा बना है। एक प्लेट में थोड़ा सा पास्ता डाल के गुड़िया को देता बोला, आपके हाथ में तो जादू है आगा जान, वरना मोहिब भैया जी हाथ का खाना खा खा कर मुंह का जायका ही बदल जाता है, और फिर आपके कहने पर दिल रखने को झूठी तारीफ भी करनी पड़ती है। गुड़िया मजे मजे से खाती हुई बोली। घर में अभी अभी मोहिब और मुहिब दाखिल ही हुए थे और वो दोनों गुड़िया की बात भी सुन चुके थे। गुड़िया की बात पर मोहिब का चेहरा उतर गया, मतलब जो सब तारीफ करते थे वो झूठी थी। जबकि दूसरी तरफ मुहिब हंस हंस कर लोटपोट होने लगा। तो ना खाया करो मेरे हाथ से सब, कौन सा जबरदस्ती है? मुहिब मुंह बनाकर बोला। आ गए तुम लोग? मुस्तफा ने मुड़कर एक नजर दोनों पर डालकर कहा। जी भैया। मोहिब हंसी को ब्रेक लगाता आगे बढ़कर गुड़िया और आगा जान के गले लगता हुआ बोला, जबकि मोहिब भी बुरा सा चेहरा बनाए मिलकर एक तरफ खड़ा हो गया। नहीं मोहिब भैया, आप भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन आगा जान के सामने तो आपके खाने का कोई मुकाबला नहीं, ये तो मानना पड़ेगा। गुड़िया बढ़कर मोहिब के गले में बाजू डालकर प्यार से बोली। हाँ तो ऐसे बोलो ना गुड़िया, मोहिब खुश होता बोला। गुड़िया की चालाकी पर मोहिब दांत निकालने लगा। आपकी हंसी भी बहुत जल्द बंद होने वाली है। गुड़िया मजे से बोली। क्या मतलब? मोहिब गड़बड़ाकर बोला, क्योंकि गुड़िया का ऐसा कहना हमेशा उसके लिए कोई सजा की पेशन गोई करता था। कोई मतलब नहीं, चलो तुम लोग जल्दी से चेंज कराओ, खाना तैयार है। मुस्तफा हाथ साफ करता बोला, जिस पर मोहिब और मोहिब अपने कमरे की जानिब चल पड़े। लेकिन मोहिब का दिमाग अभी भी गुड़िया की हुई बात पर अटका था। अमजद अपने ऑफिस में बैठा ऊंची करक आवाज में बोला। अमजद जल्दी से भाग कर आया और सैल्यूट किया। जी सर। अमजद ने कहा, किसी रहने की जगह का इंतजाम इंतजाम करो। वेट पेपर को घुमाता हुआ बोला। अपने सर की बात पर वो हैरान हुआ, क्योंकि उसने आकिब साहब का घर देखा हुआ था जो बहुत बड़ा था। किस लिए सर? अमजद ने पूछा। जितना कहा जाता है इतना ही करो, फजूल सवाल नहीं पसंद मुझे। नीली आंखों में बेजारी लिए आकिब बोला। जी जी सर, मैं करता हूँ। अमजद ने कहा। तो सिंपल सा फ्लैट हो और ज़रा जल्दी करना। फाइल में सर घुसाए अमजद को हुक्म देता बोला। अमजद ने ओके कहा और जल्दी से सलूट मारता बाहर निकल गया। अब ये तो तय था कि वो वापस नहीं जाने वाला। जिद और गुस्से में अपने बाप से भी 10 हाथ आगे था, इसीलिए उसने अमजद को अपने फ्लैट ढूंढने का कहा था। तब लंच कर चुके थे। मुहिब पर एक जोर का धमाका भी गिर गया था। यही वजह थी कि वो अभी तक शौक में गुड़िया को देख रहा था। गुड़िया मासूम बनी बैठी थी, जबकि मुहिब का हाथ सख्त बुरा हाल था। हया का थकन से बुरा हाल हो चुका था। मुश्किल से घर पहुंची और जाते ही ड्राइंग रूम में सोफे पर गिर गई। नसीम बेगम हया की मम्मा ने हया को यूं गिरा देख कर सर को हाथ मारा। एक यू
ये लड़की कभी नहीं एक तो ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। नसीम बेगम बोली, मम्मा खाने को कुछ ला दे, नहीं तो आज इंतजाम कर ले मेरे कफन दफन का। हयात थकी हुई बोली, अल्लाह तौबा, लड़की अकल को हाथ मारो, कैसी फजूल बातें मुंह से निकाल रही हो। नसीम बेगम गुस्से से बोली, अकल गई भाड़ में, भूख लगी मुझे, अल्लाह का नाम पे खिला दें कुछ। हया बोली, ये क्या भिखारियों की तरह मांग रही हो, सब्र करो, ला रही हो। नसीम बेगम डांट कर बोली, एक दिन भीख मांगी तो ये हाल है, अगर मुसलसल 2 दिन और मांगी ना तो मैं ज़रूर सच्ची वाली पकान बन जाऊंगी। हया गुस्से से अपने ऑफिसर को कोसते बोली, अच्छा ये लो, पहले हाथ धो लो फिर खाना खाना। नसीम बेगम ट्रे में खाना लाती टेबल पर रखकर बोली, हाथ बाद में, पहले खाना। हया उठकर जल्दी से खाने को हाथ लगाती बोली। नसीम बेगम ने अफसोस से अपनी उस बेटी को देखा, एक तो मैं इस लड़की का क्या करूं, लोग पुलिस में आकर कुछ शक्ल सीखते हैं कि, और ये है जो थोड़ी सी थी वो भी चली चली जा रही है। नसीम बेगम हया को तेज से खाते देखकर अफसोस से कहा, जबकि हया को खाने पर टूट पड़ी थी और माँ की किसी बात को नहीं सुन रही थी। 2 घंटे बाद अमजद फिर से ऑफिस में आया और सैल्यूट करके अपने सर के मतवज्जो होने का इंतजार करने लगा। हाँ बोलो। फाइल को बंद करके एक जानिब रखकर डीएसपी साहब बोले, फ्लैट का इंतजाम हो गया है, यहीं पास ही है, लेकिन डिफेंस एरिया में है, बाकी आप खुद एक बार जाकर देख लें। अमजद फ्लैट की चाबी टेबल पर रखता बोला, बस ठीक है, गुजारे लायक हो इतना ही बहुत है। आकिब चाबी उठाकर बोला, जी सर, और कोई हुक्म? अमजद मोदब सा बोला, नहीं बस, और मिस हया को पैगाम दो कि अपना काम जल्दी करें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अपनी चाबी और गिलासेस उठाकर अमजद को देखता वो बोला, ओके सर। अमजद ने कहा, मैं ज़रा फ्रेश हो आऊँ, तब तक तुम यहाँ पर देखो, मुझे कोई बंदा फजूल में बैठा नजर ना आए, सबको काम पर लगाओ, मुफ्त का खा खा कर पेट बढ़ा रखे हैं सबने। आकिब खड़ा होता सख्ती से बोला, ओके सर। अमजद सैल्यूट मारता वो बाहर चला गया और पीछे ही वो भी अपनी मखसूस चाल चलता वहां से चला गया। रात को दोनों माँ बेटी खाना खा रही थी और पास ही मनान जोरों शोर से हाथ मारता खेल रहा था। हिफ्जा ने एक मोहब्बत भरी नजर मनान पर डाली जो अपने जैसे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज था। राजदा बेगम ने हिफ्जा को देखा जो मनान को देखकर मुस्कुरा रही थी। कब तक यूं रहोगी हिफ्जा? राजदा बेगम ने आहिस्ता से कहा। क्या मतलब? हिफ्जा मतवजह होते बोली, तुम अच्छे से जानती हो कि क्या कह रही हो। राजदा बेगम बोली। हिफ्जा सांस भर कर रह गई। अम्मी, आप जानती भी हैं कि मैं शादी नहीं करना चाहती, फिर बार बार एक ही बात क्यों आखिर? हिफ्जा चेहरे पर सख्ती लाई बोली, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा है हिफ्जा, आज हूँ कल नहीं, और ये दुनिया बहुत जालिम है, मैं तुम्हें यूं जालिम दुनिया के आसरे पर नहीं छोड़ सकती। राजदा बेगम दुख हुई होती बोली, मैं रह सकती हूँ अकेली, मर्द जात पर भरोसा करने की गलती मैं नहीं कर सकती कभी भी, और आप बिला वजह परेशान मत हुआ करें। हिफ्जा हाथ साफ करती बोली, पर मैं नहीं चाहती कि तुम तन्हा रहो, मैं चाहती हूँ कि जब मैं आंखें बंद करूँ तो तुम किसी महफूज हाथ में हो। राजदा बेगम हिफ्जा के चेहरे पर हाथ फेर कर बोली, अम्मी, अल्लाह मालिक है, और क्या गारंटी है कि जिससे मैं शादी करूँ तो वो मुझे तो इज्जत देगा जो मुझे चाहिए, और सबसे बढ़कर मनान। हिफ्जा राजदा बेगम का हाथ पकड़ कर बोली, और फिर आखिर में मनान को देखा, आपको क्या लगता है कि वो शख्स मनान को एक बाप का प्यार दे देगा? नहीं अम्मी, इस दुनिया में कोई भी इतने बड़े ज़र्फ का मालिक नहीं है जो बड़ा दिल करके किसी की औलाद को अपना ले। हिफ्जा हकीकत का आईना दिखाती बोली, एक बार सोचो तो सही तुम। राजदा बेगम ने खामोश निगाह हिफ्जा पर डालकर आखिरी उम्मीद से कहा, अम्मी, मुझे सोना है, फिर सुबह वक्त पर जाना है, नहीं तो वो खालदा साहबा मुझसे बड़ा बुरा पेश आएगी। हिफ्जा नान को उठाए कमरे की जानिब चलती बोली। पीछे से राजदा बेगम सर पकड़ कर रह गई। इससे बढ़कर वो कर भी क्या सकती थी? मोहिब अपनी सारी की सारी शर्ट निकाल के बाहर फेंक रहा था। सारी की सारी शर्ट निकाल कर बाहर फेंक रहा था। आखिर को एक माह बाद तो मोहिब काबू आया था। मोहिब गुस्से से आंखों पर बाजू रख के मोहिब को घूर रहा था। आखिर गुस्से से उठ ही पड़ा, और कितने निकालोगे कपड़े, कब से ना जाने कौन कौन से जमाने की शर्ट निकाल के रख रहे हो। मोहिब की कमर पर हाथ रख के गुस्से से तप कर बोला। मोहिब ने सर निकाल कर उसे देखा और फिर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट दी। आखिर को मेरे 1 मिनट बड़े भैया ने धोने हैं तो मैं क्यों महरूम रहूं? वही मजे से कहता फिर से काम पर लग गया। बदतमीज इंसान, तुम एक काम करो, बाहर जाओ और रोड पर जाकर
हर आने जाने वाले को भी बोलो कि अपने गंदे कपड़े ले आए, भई हमारे घर में एक नामी धोबी जो आ रहा है। मोहित जलकर गुस्से से बोला, वैसे ये भी सही कहा तुमने, लेकिन इस वक्त तो मुझे कोई भी नहीं मिलेगा। हाँ, कल सुबह ही मैं वहां जाकर खड़ा हो जाऊंगा। मोहिब की बात और सर खुजाकर बोला, जाहिल कमीना, मरो तुम, अल्लाह करे तुम्हारी बीवी भैंगी हो। मोहिब रोनी शक्ल बनाता बददुआ देता बाहर चला गया, जबकि पीछे मोहिब बुरा सा मुंह बनाकर रह गया। अल्लाह तौबा, प्लीज अल्लाह जी इसकी बातों पर मत ध्यान देना आप, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। मोहिब हाथ जोड़े बोलता फिर से अलमारी में घुस गया। हया जैसे ही बेड पर लेटी, अमजद की कॉल आ गई और डीएसपी का हुक्म उस तक पहुंचा दिया। अल्लाह करे तुम्हारी शादी ही ना हो कभी, अगर हो भी जाए तो तुम्हारी बीवी तुम्हें मुर्गा बनाया करे। हया दुखी थी, बददुआ देती बोली, और फिर अचानक ही सुबह का वो मंजर याद आया जब वो एक अनजान बंदा इसे मिस यकीनी बोलकर कह रहा था कि वो इसके घर में मासी बन जाए। बड़ा आया, खुद ही शक्ल देखी नहीं होगी कभी, बदतमीज, फिर नजर आया तो जेल के अंदर कर दूंगी और फिर खूब खातर दरवाजा करूंगी। हया गुस्से से बोलती चादर तान कर सो गई, और आखिर को सुबह फिर सारा दिन भीख मांगना थी। अमजद के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचकर कार को एक तरफ पार करता बाहर निकला और ग्लासेस उतारकर गौर से सामने बिल्डिंग को देखा जो अपनी शान खुद बयान कर रही थी। फिर सर झटक कर अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। काउंटर पर एक नौ उम्र लड़का बैठा हुआ था। उसने जब पुलिस की वर्दी में शान से चलते हुए को आता देखा तो खड़ा हो गया, जिसका मतलब था कि अमजद पहले ही इसे बता चुका था। सलाम सर, वो लड़का बोला, जिसका जवाब उसने सर के इशारे से दिया। कि पैंट की जेब में हाथ डाले उसने इर्द गिर्द का जायजा लेते कहा, जिस पर इस लड़के ने फौरन चाबी निकाल कर दी और वो पकड़कर असली अंदाज में वहां से अपने मतलूबा फ्लोर की जानिब चल दिया। फ्लैट दूसरे फ्लोर पर था, वहां पहुंचकर लॉक खोला, फिर एक नज़र में सारे कमरे का जायजा लिया। कमरा काफी कुशादा था और जरूरत के मुताबिक ठीक भी था, लेकिन इसके जाती रूम से कोसों दूर भी। खैर उसे इस सब से क्या फर्क पड़ना था, इसलिए अपना जूता उतार कर एक तरफ रखता, जेब से वॉलेट और बाकी चीजें टेबल पर रखने लगा। फिर वॉशरूम घुस गया ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाए। कपड़े भी तो नहीं थे इसके बाद, इसलिए थोड़ी देर बाद ही उसे शॉपिंग पर भी जाना था। आज वीकेंड है तो आज हम सब शॉपिंग पर जाएंगे। गुड़िया ने अपना शोशा चढ़ा, और ये कहाँ लिखा है कि गुड़िया के मुंह से कुछ निकले और इसके आगा जान पूरा ना करे, मेरी डोल कहेगी तो जरूर जाएंगे। आगा जान ने गुड़िया के सर पर बोसा देकर कहा। इस पर मोहिब जो सोग में था पहलू बदल कर रह गया। सारा लाड़ प्यार उसके लिए है, हम तो जैसे बाहर के हैं। मोहिब तब कर बोला, हाँ जाहिर है, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं तुम ऐसे ही लगते हो जैसे कि किसी बाहर वाले थे हमने तुम्हें लिया हो। मोहिब मजे से बोला, तुम तो चुप रहो गुस्ताख कहीं के, बिल्कुल भी तमीज नहीं कि कैसे अपने बड़े भैया की इज्जत करते हैं। देखना तुम कभी कामयाब नहीं होगी और ना ही तुम्हारी शादी होगी। मोहिब बददुआ देता बोला, नहीं ये तुम्हारी हर बददुआ जाकर मेरी शादी पर क्यों रुक जाती है, ना मसला क्या है आखिर बता दो आज मुझे। मोहिब तब कर खड़ा होता बोला, क्या मसला है तुम दोनों को, अब किस बात पर लड़ रहे हो। आगा जान जो गुड़िया से प्लान सुन रहे थे सख्त नजर डालकर बोला। मुस्तफा की बात पर दोनों की हवा निकल गई। कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही, मैं तो इसे एक पपी मांग रहा था और ये नखरे कर रहा है। मोहिब गड़बड़ाकर जल्दी से मोहिब को गले लगाकर बोला, तौबा या अल्लाह, माफ करना, कैसा टाइम आ गया है मेरा, अब मैं अपनी कीमती किस्त तुम्हें दूं। मोहिब धक्का देकर मोहिब को दूर करता गुस्से से बोला, जाहिर है शादी तो होनी नहीं, इसलिए शांत समझो, चलो मैं तो ले रहा हूँ। मोहिब कहाँ बाज आने वाला था, मजे से बोला, अच्छा फजूल बोलना बंद करो और चलो बाहर चलते हो, हमारी डोल की फरमाइश है। आगा जान दोनों को घूर कर आखिर में गुड़िया की यूनी तो पौनी ठीक करते बोले, जिस पर दोनों खुशी से उछल पड़े। और सबसे बढ़कर मोहिब को कुछ वक्त के लिए ही सही लेकिन भूल गया कि इसे कल ही सारा लंडा धोना है। बदजात, बता कहाँ से आ रही है। एक जोरदार थप्पड़ मुंह पर मारकर वो आदमी गुस्से से बाल पकड़कर बोला, अली मैं फैक्ट्री गई थी काम पर, छोड़े दर्द हो रहा है। वो मासूम सी लड़की रो रो कर इल्तिजा करती बोली, हाँ सब जानता हूँ तुम जैसी को, काम के बहाने बाहर जाकर न जाने किस किस को मिलती हो। नीचे फेंक कर पाँव से मारता गुस्से से फिर से बोला, अल्लाह का वास्ता है ना करें ऐसा, हमारा बच्चा मर जाएगा। पेट पर हाथ रखे वो आंसू बहाती अजियत से बोली, न जाने किसका गंदा खून है, किसके साथ मुंह काला
काला करके आई है और उसे मेरा नाम दे रही है। एक और टांग पेट पर मारकर गुस्से से बोला, खुदा का खौफ खाएं, आपका बच्चा है, क्यों मुझे गुनहगार कर रहे हैं आप? जमीन पर औंधे मुंह गिरी वो चीख कर बोली, दफा हो जाओ बज़ात। एक जोरदार धक्का देता, तनफन करता बाहर निकल गया। पीछे वो आंसू बहाती अपने वजूद में पलती एक नई मासूम जान को देखती रह गई और फिर सारी ताकत लगाती आहिस्ता आहिस्ता उठकर कमरे की जानिब चली गई। शायद उसकी किस्मत ही ऐसी थी। हिफ्दा हिफ्दा, राशिदा बेगम ने उसे बुलाया, तब जाकर वो इस अजियत वाले माजी से बाहर आई। आंखों में आंसू फिर से डेरा बसा चुके थे। क्या हुआ, रो क्यों रही है बेटा? राशिदा बेगम जब मनान का बताने आई थी, इसको यूं रोता देखकर परेशान हुई। कुछ नहीं अम्मी, कुछ अजियत भरे लम्हे याद आ गए थे। हिफ्दा आंसू साफ करके बोली, मत याद करो बुरे वक्त को और भूल जाओ बस। हिफ्दा को गले लगाकर आहिस्ता आहिस्ता तसल्ली देती राशिदा बेगम बोली, बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन भूल नहीं सकती अम्मी। मुझे डर लगता है कि कहीं फिर से वो सब ना आ जाए। हिफ्दा रोती हुई बोली, कुछ नहीं होगा, अब सब ठीक हो जाएगा। चुप, चलो सो जाओ, सुकून करो, मनान को सुला दिया है मैंने। राशिदा बेगम हिफ्जा को लिटाकर मोहब्बत से बोली और उसे सुलाने लगी। फ्रेश होने के बाद फिर से कीज उठाता और सेल लेता कमरे से बाहर आ गया। अब इसका इरादा शॉपिंग का था। कार का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर बैठा, इसके सेल पर मरियम बेगम की कॉल आने लगी। पहली बेल को इसने काट दिया। फिलहाल इसका कोई मूड नहीं था कोई फजूल बात करने का और ना ही वो करना चाहता था, लेकिन फिर से कॉल आने लगी तो मजबूरन उसे कॉल उठाना ही पड़ी। कॉल भी करती हैं मरियम बेगम, इस पर चढ़ाई कर गई। अभी तक घर क्यों नहीं आए? इतना टाइम हो गया है, आज कोई खास बात है क्या? मरियम बेगम परेशानी से बोली। माँ के बाद एक खामोश और ठंडी आह भरी, मम्मा अब मेरा वो घर नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि सुबह आपके शौहर ने मुझे साफ साफ अल्फाज में कह दिया था। तो मुझे अब इतनी तो सेंस है कि फजूल में बार बार अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। और मैं आपको बताता चलूं कि मैंने अपने लिए एक फ्लैट का इंतजाम कर लिया है, इसलिए आप बिला वजह परेशान मत हो। अब मैं एक खास काम से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए बाद में आपसे बात करूंगा। अल्लाह हाफिज। अपनी पूरी बात करने के बाद उसने कॉल काट दी और कार को शॉपिंग मॉल की तरफ ले गया। दूसरी तरफ मरियम बेगम परेशानी से सर पकड़कर बैठ गई। या अल्लाह, मैं क्या करूं? एक तरफ मेरा शोहर है और दूसरी तरफ मेरा बेटा, मैं किसको समझाऊं? मरियम बेगम परेशानी से और दुख से बोली। मुर्तज़ा साहब जो खाना खाने के बाद कुछ मीटिंग के बारे में अपने छोटे भाइयों से बात करके अभी कमरे में आए थे, अपनी बेगम को यूं परेशान बैठा देखकर हैरान हुए। क्या हुआ, अब फिर तुम्हारे शहजादे ने कोई कारनामा सर अंजाम दे दिया है क्या? मुर्तज़ा साहब बेड की दूसरी जानिब बैठकर बोले। उसने कहा कि वो अब घर नहीं आएगा क्योंकि सुबह आपने उसे साफ अल्फाज में कहा था। मरियम बेगम दुख से बोली। हाँ तो ठीक है, रहने दो इसे, 2 दिन के बाद अकल ठिकाने आ जाएगी खुद ही। पुलिस की नौकरी से मिलने वाली मामूली तनख्वाह में इतना ऐशो आराम नहीं मिल सकता जितना इसे इस घर में मिला था। रहने दो इसे, जहाँ रहना है खुद ही 2-3 दिन के बाद घर आ जाएगा। मुर्तज़ा साहब किताब को पकड़े हुए बोले। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटा है वो आपका, कुछ तो ख्याल करें। मरियम अफसोस से बोली, पहले ही बहुत ख्याल कर चुका हूँ और मेरे ख्याल में ये ख्याल मुझे पहले ही थोड़ा कर लेना चाहिए था तो आज ये नौबत ना आती। तो आज वो मेरा बाप बनने की बजाय मेरा बेटा ही बना रहता है। इसलिए बेगम अफजल में परेशान मत हो और सो जाएं। आपका शहजादा कहीं नहीं जाने वाला, खुद ही 2-3 दिन के बाद धक्के खाकर घर आ जाएगा। मुर्तज़ा साहब मरियम को तसल्ली देते बोले, जबकि दूसरी जानब मरियम बेगम परेशान सी हो रह गई। मतलब अगर बाप शेर था तो बेटा सवा शेर, और दोनों ही अपनी जिद और अकड़ में एक दूसरे से आगे थे। शॉपिंग मॉल में पहुंचकर सब अपनी अपनी मर्जी की चीजें लेने के लिए इधर उधर जा रहे थे, जबकि गुड़िया को अपनी आगा जान की बर्थडे का गिफ्ट लेने की बहुत बड़ी परेशानी थी। इसलिए वो सब शॉपिंग मॉल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जा चुकी थी। यहाँ पर मर्दाना चीजें मौजूद थी। सना ऑफ लाहौर घूमने पर घूमने पर भी इसे कोई चीज ना पसंद आए तो आखिर थक कर एक तरफ आ गई जहाँ पर मर्दाना शर्ट मौजूद थी। हर शर्ट देखने के बाद इसकी नजर एक ब्लैक शर्ट पर पड़ी और इसे देखती ही रह गई। आगा जान पर बहुत प्यारी लगेगी, गुड़िया इसकी जानिब से चलती हुई बोली। लेकिन जैसे ही गुड़िया ने इस शर्ट को पकड़ा, साथ ही एक और मर्दाना हाथ में भी उसे शर्ट को पकड़ा था। गुड़िया ने सर उठाकर सामने वाले को देखा, लेकिन जैसे ही सामने वाले पर नजर पड़ी तो एक बहुत बड़ा दचका लगा। यही हालत सामने वाले की भी थी। तुम और यहाँ दोनों एक ही वक्त में एक ही तरह के अल्फाज बोले, क्योंकि दोनों की कैफियत एक जैसी ही थी। गुस्सा और पिछला वक्त जिसमें इनकी अच्छी खासी तकरार हो चुकी थी। अब ये मत कहना कि तुम
اب یہ مت کہنا تم کہ یہ تم نے پہلے پکڑی ہے، کیونکہ میں خرید چکا ہوں۔ نیلی آنکھوں میں کوفت اور بیزاری لیے وہ بولا، جبکہ اس کے بعد گڑیا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ جی نہیں، میں یہ بالکل بھی نہیں کہنے والی، کیونکہ یہ شرٹ میری ہے اور میں ہی لے کر جانے والی ہوں، اور اس بار تو بالکل بھی میں تمہیں اسے ضائع کرنے نہیں دوں گی۔ گڑیا غصے سے بولی اور ساتھ ہی شرٹ کو اپنی طرف کھینچا۔ او ہیلو محترمہ، اپنی ہائٹ کے ساتھ ساتھ دماغ بھی اتنا چھوٹا ہی ہے تمہارا کیا؟ ایک بات سمجھ نہیں آتی، جب میں نے کہہ دیا کہ یہ شرٹ میری ہے اور میں لے چکا ہوں تو پھر فضول کی بحث کس لیے؟ آخر مرتضیٰ غصے سے سرخ پڑتا چہرہ لیے گڑیا کو دیکھتا بولا اور ساتھ ہی شرٹ کو زور سے اپنی جانب کھینچا۔ چھوڑو فضول انسان، تم ایک انتہائی بدتمیز انسان ہو، جیسے یہ نہیں پتا کہ لڑکیوں سے کیسے بات کرتے ہیں، اور یہ شرٹ میں نے ہی لینی ہے، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ گڑیا بھی ضد میں آ کر غصے سے بولی، او اچھا، تو آپ نے تو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے نا لڑکوں سے بات کرنے کی، اور پلیز میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے کہ تم جیسی لڑکیوں سے بات کرتا پھروں، اس لیے چھوڑو شرٹ اور جانے دو مجھے۔ کوفتے سے گڑیا کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر بولا اور ساتھ ہی شرٹ کو گڑیا کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ لیکن یہ بھی کہاں باز آنے والی تھی، اور اس بار تو بالکل بھی نہیں، اس لیے گڑیا نے بھی اسے چکر اس کے ساتھ شرٹ کو کھینچا۔ چھوڑو بدتمیز انسان، یہ شرٹ میری ہے، گڑیا بولی، لیکن اس کی پکڑ اتنی کوئی کمزور نہ تھی کہ گڑیا اسے چھڑا پاتی۔ اس جد میں دونوں شرٹ کو اپنی اپنی جانب کھینچنے لگے۔ اسی کھینچا تانی میں اچانک شرٹ کا بازو آخر مرتضیٰ کے ہاتھ میں رہ گیا، جبکہ باقی شرٹ گڑیا کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ اب دونوں منہ کھولے شرٹ کو دیکھ رہے تھے جو پھٹ چکی تھی اور اپنی بے قدری پر رو رہی تھی۔ تم نے اسے بھی ضائع کر دیا، فضول انسان، گڑیا حیرت سے منہ کھولے غصے سے بولی۔ دفعہ ہو جاؤ لڑکی، تم ہی رکھو اب اسے، مجھے نہیں چاہیے یہ شرٹ، نیلی آنکھوں میں غصہ لیے بولا۔ تمہیں مبارک ہو یہ پھٹی ہوئی شرٹ، لے لو ابھی سے، تمہیں باہر میں جاؤ۔ گڑیا شرٹ اس کے منہ پر مار کر وہاں سے جانے لگی، جب پیچھے سے اس نے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور گڑیا لچکدار ڈالی کی طرح کھینچتی چلی گئی اور سینے سے ٹکرا گئی۔ گڑیا کا سر سینے سے لگا تو اسے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی پہاڑ سے ٹکرا گئی ہو۔ گڑیا اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ گئی۔ انسان ہو کہ پہاڑ؟ گڑیا اپنے سر کو مسلتی ہوئی بولی، فضول باتیں مجھے پسند نہیں ہیں، بالکل بھی، تم نے سنا نہیں، اور اس کی پیمنٹ تم کرو گی۔ گڑیا کی بے تکی بات کو اگنور کرتے ہوئے وہ اپنے ازلی سخت لہجے میں بولا، لیکن وہ بھی سامنے گڑیا تھی جو کبھی کسی سے ڈری نہیں تھی، اور نہ ہی اس نے سیکھا تھا۔ ساری ساری تم سوری تم نے سوری تم ہی پیمنٹ کرو، یہ کون سا قانون ہے؟ گڑیا تب کو بولی اور ساتھ ہی اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ میرا قانون ہے، سمجھی تم؟ گڑیا کا بازو چھوڑ کر غصے سے بولا، تم اپنے قانون اپنے گھر والوں پر اپلائی کرو تو زیادہ بہتر ہوگا مسٹر کھڑوس، اور اتنی ہمت نہیں کسی میں جو مجھ سے گڑیا دی گریٹ سے پنگا لے، اس لیے ذرا احتیاط کرو، یہ نہ ہو کہ تمہارے یہ دانت باہر نکل جائیں۔ گڑیا انگلی سے وارننگ دیتی ہوئی چلی گئی، جبکہ نیلی آنکھوں میں حیرت اور صدمہ لیے وہ گڑیا کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ مطلب جب سے یہ لڑکی اسے ملی تھی اسے حیران پہ حیران کر رہی تھی، آج تک کسی مرد کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس سے اونچی آواز میں بات کرے اور اس طرح دھمکی دے کر جائے، یہ لڑکی ہمیشہ سے حیران کر دیتی تھی۔ فضول لڑکی، غصے سے بولتا ہوا کاؤنٹر کی طرف چل دیا، کیونکہ باقی کی شاپنگ تو وہ کر ہی چکا تھا، بس یہ شرٹ اسے دور سے بہت پیاری لگی تھی تو اس لیے وہ لینے آیا تھا۔ لیکن پھر یہ سارا واقعہ ہو گیا اور بدلے سارے الزام بھی اس پر آ گیا، اور آخر میں پیمنٹ بھی اسے ہی ادا کرنی پڑی۔ اس سب کی وجہ سے اس کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو چکا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔